हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम जो लेकर के आए हैं वो एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो पेपर हुआ था लेवल 5 का जो हुआ था आपका यहाँ पे, और किस डेट का 15/6/2022 यानी 15 जून 2022 को सेकंड शिफ्ट में जो हुआ था लेवल 5 का। इसका आज हम जितने भी क्वेश्चंस मैथमेटिक्स पोर्शन में पूछे गए इसके सारे के सारे मैथमेटिक्स क्वेश्चन के हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो दिया गया है कि सेक स्क्वायर 37 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 37 डिग्री का मान होगा। अगर दोस्तों यहाँ पे देख लें 37 डिग्री है, इसको अगर हम थीटा मानते हैं तो यहाँ पे भी 37 डिग्री है, ये भी हमारा थीटा होगा। अब आप अगर इसे कर लेंगे तो देखेंगे आपको एक फार्मूला दिखेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला आप जानते हैं दोस्तों कितने के बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है। ये ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला है। ठीक है, तो आप इस फार्मूले को याद रखेंगे। अगर जिन बच्चों को ये फार्मूला याद है उसके लिए बहुत आसान है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसका ऑप्शन देख लेंगे यहाँ से 1 आपके करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे दोस्तों एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, और ये मेंसुरेशन में किसका क्वेश्चन है, तो गोले का। अब यहाँ से कह रहे हैं किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर है, गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक है, दिया हुआ आपका क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फार्मूले आप क्या जानते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का, 4πr²। आप जानते हैं कि ये फार्मूला होता है 4πr² गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन दिया गया है कितना आपका है 38.5। ठीक है, तो 38.5 के बराबर। अब यहाँ से आप कैलकुलेशन करके सिर्फ r की वैल्यू निकाल लें। यहाँ से सिर्फ आपका कैलकुलेशन है दोस्तों। अब यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो 4 इंटू पाई की वैल्यू डाल देंगे 22/4 इंटू r का स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 38.5। अब यहाँ से अगर हम काटना चाहें तो 22 से अगर काट दें यहाँ पे तो 22 ही हमारा कट जाएगा कितने बार, 1.75 बार कट जाएगा। अब यहाँ से r² की वैल्यू निकालेंगे तो इधर आ गया 1.75, 7 नीचे में था तो 7 जाके ऊपर में मल्टीपल हो जाएगा। इधर आपका 4 था तो 4 आपका डिवाइड में आ जाएगा। अब अगर इसको आप कैलकुलेट कर लें तो अगर ये दोनों का अगर आप गुना कर लें तो ये आ जाएगा आपका 12.25 डिवाइडेड बाई 4। ये निकल गया दोस्तों r² की वैल्यू 1225 यानी 12.25/4। अब यहाँ से r का वैल्यू निकालना है, यानी जो इधर स्क्वायर है वो इधर जाके रूट में चेंज हो जाता है। हालांकि ये सब आप लोग कर लेंगे, ये लाइन हम सिर्फ बेसिक जो बच्चे हैं उनको बताने के लिए लिख रहे हैं। तो 1225 का वर्गमूल कितना होता है 35, और 35 को हम लिख सकते हैं 3.5, चूँकि 2 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद आ जाएगा। 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 1.75 सेंटीमीटर आएगा। और एक इसका आ जाएगा दोस्तों, जो आपका गोला है ये गोले का त्रिज्या निकालना था, तो गोले का त्रिज्या हमारा निकल गया है कितना 1.75। तो 1.75 यहाँ से हमारे करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये सिर्फ आपके फार्मूले पे थे। देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहा है हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। अब यहाँ पे जो कह रहा है ये कि एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष पर मौजूद एक व्यक्ति एक समान चाल से चलती है, यानी एक ऊर्ध्वाधर मीनार आपके पास। ठीक है, ये हमारा मीनार है, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा है। ठीक है, कह रहा है शीर्ष पर मौजूद एक व्यक्ति है, यानी इस मीनार का जो शीर्ष है यहाँ पे वहाँ पे एक व्यक्ति है। कह रहे हैं एक समान चाल से चलती हुई कार को सीधे अपनी ओर आते हुए दिखता है, यदि अवनमन को 45 डिग्री से बदलकर 60 डिग्री होने में 10 मिनट का समय लगता है। यानी कह रहा है एक कार था जो मीनार की तरफ आ रहा था। ठीक है, तो कह जब मीनार की तरफ आ रहा था तो सबसे पहले उसका जो कोण था वो 45 डिग्री था, लेकिन जब 45 डिग्री से बदल कर वो 60 डिग्री हो गया तो उसको कितना मिनट का समय लगता है, 10 मिनट का समय लगता है। ठीक है ना, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का उसको कवर करने में 10 मिनट का समय लगता है। तब जो थीटा का मान था वो 45 डिग्री से बढ़कर कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो कह रहा तो कार कितने समय में मीनार तक पहुँच जाएगा, यानी जो कार यहाँ पे था वो कार यहाँ से चलते हुए यहाँ तक यानी मीनार तक पहुँचने में कितना मिनट का समय लेगा। चलिए दोस्तों तो देखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे जो पहला जो ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है जिसका थीटा कितना 60 डिग्री, तो हमको इसमें और इसमें रिलेशन निकालना। तो ये जो होता है हमारा P होता है और ये जो हमारा होता है B होता है। P और B में रिलेशन किस में आएगा, tan में। तो tan थीटा का मान कितना 60, तो tan 60 का मान कितना होता है √3, यानी P का मान हो जाएगा √3 रेशियो में, और B का मान हो जाएगा
रेशियो में 1, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रेशियो में हमारा कितना मान है, 1 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेशियो में √3 है। अगर इस मेथड में आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरा जो है ना एक प्लेलिस्ट में जाएं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में एक हाइट एंड डिस्टेंस का पूरा चैप्टर हमने कवर करवाया है और वहाँ पे इस मेथड को आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया गया, तो वहाँ पे आप जा कर के पूरा हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ से लेकर के यहाँ तक √3 हो गया रेशियो में, और यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया। सेकंड जो ट्रायंगल है देखेंगे जो बड़ा वाला है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का और ये तक, तो इसमें जो है वो थीटा का मान कितना 45। तो थीटा का मान जब 45 होता है तो P और B दोनों बराबर होता है, तो P आपका है √3, यानी B भी जो होगा बड़े वाले ट्रायंगल का वो भी कितना हो जाएगा, रेशियो का √3 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, राइट। अब यहाँ से दोस्तों अब हमको दिया गया है यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी दिया होगा कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी तय करने में उसको कितना लगता है, तो 10 मिनट का समय लगता है। और हमको कहाँ से कहाँ तक का दूरी निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, मतलब पूरा दूरी निकालना है, यानी √3 का मान निकालना है। अब यहाँ से देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी का मान दिया गया कि 10 मिनट का समय लगता है। अब यहाँ से देखते हैं कि हमारा कितना समय लगता है, तो हमारे पास जो समय लगता है पूरा डिस्टेंस √3 और आगे का जो लगता है वो 1, यानी इतना दूरी, यानी √3 मतलब पूरे दूरी में से 1 जो है वो घटा लेंगे, यानी इतना दूरी तय करने में हमको कितना मिनट का समय लग रहा है, 10 मिनट का, यानी है ना यहाँ से। अब यहाँ से हमको निकालना है पूरा दूरी, यानी कह रहा है कार जो है वो मीनार तक आने में कितना समय लेता है, तो कार मीनार तक आने में कितना दूरी तय करता है, √3, यानी इतना दूरी तय करने में 10 मिनट लगता है, तो √3 दूरी तय करने में उसको कितना लगेगा, तो √3 का मान निकाल लीजिए 10/√3 - 1, ये हो गया। अब इसका कंजुगेट से गुना कर दिए तो ये हो जाएगा √3 + 1 और फिर हो जाएगा +1, और ये जो है दोस्तों √3 का मान, तो √3 से आप इसे गुना कर लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ से दोस्तों चलेंगे, यहाँ से देखेंगे 10 ये ऊपर था और √3 - 1 ये नीचे आ गया, और फिर जो नीचे था चूँकि इसमें है परमीकरण करना होगा तो परमीकरण कर दिया, √3 का मान निकालना तो √3 से हमने गुना कर दिया। अब यहाँ से जब कैलकुलेशन कर लेंगे तो 10 और √3 ये गुना कर दिए तो 10 √3, और ये ब्रैकेट में जो था √3 + 1 और नीचे आ जाएगा √3 - 1 √3 + 1, यानी a - b × a + b, तो a² - b², सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 आएगा, तो इसको कट कर लेंगे तो 5 दूना 10, इससे जब करेंगे तो ये रूट सबको ब्रैकेट में ही लेकर चले जाइए। 5 √3 को √3 से गुना करेंगे तो 5 × 3 = 15, अब 5 √3 को 1 से गुना करेंगे तो 5 √3, यानी ये जो आ जाएगा दोस्तों इतना मिनट हमारा इस सवाल का जवाब आ जाएगा। यानी देख लेंगे यहाँ से 15 + 5 √3, 15 + 5 √3। तो इस तरह की चीज़ों को हम इसी तरह से हैंडल करते हैं। अगर इस मेथड में आपको कहीं भी कोई परेशानी हो तो हमारा प्लेलिस्ट में जो दिया गया है हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक, वहाँ पे जाकर के आप पढ़ लें, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन जितना भी टफ पूछे सारे सवाल को बहुत ईजिली तरीके से हैंडल कर सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों एक बहुत छोटा सा सवाल दिया गया है LCM और HCF का। कह रहे हैं यहाँ पे जो हमको HCF निकालना है, मसा निकालना है किसका, ये सारे 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, 3x² yz × 5x y² × 12x² y²। तो मसा जो होता है दोस्तों यानी HCF जो होता है वो सबसे छोटे पावर के ग्रुप को HCF कहा जाता है। याद रखेंगे, सबसे छोटे पावर के ग्रुप को HCF कहा जाता है। तो सबसे छोटा पावर लेना, तब यहाँ से देखेंगे मसा जो निकालना है तो 3, 5, 12, यानी जो डिजिट है पहले उसका मसा निकाल लीजिए। तो 3, 5 और 12, 3, 5 और 12 का जब मसा निकालेंगे तो आपका आएगा 1, ठीक है, तो 1। अब यहाँ से सबसे छोटा जो पावर है उसे ग्रुप को, x का सबसे छोटा पावर कौन सा, यहाँ पे सिर्फ x मिल रहा है, चूँकि ये भी x² है, यहाँ भी x² है, यानी सबसे जो छोटा है वो कौन सा हमारे पास है, x, ठीक है, ये x है, मल्टीपल मत समझिएगा, ये हमारा x है। फिर बाई, तो बाई का भी सबसे छोटा पावर कौन सा, सब में देख लें, तो इसमें y², इसमें y² है, इसमें y है, तो यहाँ से y। और z का सबसे छोटा पावर देखें तो यहाँ से z। अब यहाँ से देखेंगे जब 1 को x/z है तो 1 को अगर x/z से अगर मल्टीपल करेंगे तो सिर्फ आपको कितना बच जाएगा, x/z ही बचेगा, यानी यहाँ से जो इसका मसा आएगा वो x/z आएगा। सीधा सीधी बात है कि यहाँ पे 3, 5, 12 का जो मसा होता है 1 होता है, इसलिए 1 को नहीं लिखा जाता, ठीक है। और x/z का सबसे छोटा जो पावर है उससे आप लिख लें
तो XYZ ही इसका फाइनली आंसर आएगा। अब यहाँ पे सवाल नंबर 14 दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस से, और यहाँ पे कह रहा है कि 500, 720 और 900 केजी रुपया प्रति केजी क्रय मूल्य वाली चाय, यानी जो कीमत दिया हुआ है, 3 तरह के आपके पास सामान है। चाय का ये क्वालिटी है 3 तरह का। पहला क्वालिटी जो है वो कह रहा है कि आपको कैसे मिलेगा 500 रुपये प्रति केजी, दूसरा क्वालिटी जो है वो 700 रुपये प्रति केजी, और तीसरा क्वालिटी का जो चाय है वो 900 रुपये प्रति केजी मिलेगा। तो आपसे कह रहा है फिर कि 3 किस्मों को 9 अनुपात 5 अनुपात 11 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, यानी अब कितना कितना वज़न लिया जा रहा है वो बता रहा है कि जो वज़न है वो पहला जो क्वालिटी है उसका 9 यूनिट ले लीजिए या 9 केजी ले लीजिए, दूसरा जो है वो 5 केजी ले लीजिए, और तीसरा जो क्वांटिटी है चाय का वो 11 केजी ले लीजिए। फिर कह रहा है कि यदि विक्रेता को 20% का लाभ प्राप्त करना हो तो मिश्रित चाय का प्रति केजी विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। यानी कह रहा है कि अगर इस सबको हम मिला कर अगर बेचें तो हमको 20% का लाभ होना चाहिए, तो हमको प्रति केजी जो है चाय वो कैसे बेचना होगा। चले देख लेते हैं। पहले आपको जब कीमत जो है वो 500 रुपये प्रति केजी है, तो आप कितना केजी खरीद रहे हैं 9 केजी, तो आपको कितना देना होगा 9 पचे 4500 देना होगा। ठीक है, फिर आप क्या कर रहे हैं कि आप जो है 720 रुपये प्रति केजी वाला चाय कितने केजी खरीद रहे हैं 5 केजी, तो आपको ये कितना देना होगा 3600। फिर दोस्तों यहाँ पे रेशियो आप डालते जाएं, कोई इश्यू नहीं है। फिर यहाँ पे 900 रुपये प्रति केजी वाला कितना केजी खरीद रहे हैं 11 केजी, तो कितना आपको देना होगा 11 नमा 9900, यानी टोटल आपको कितना कॉस्ट पड़ जा रहे हैं दोस्तों, सबको जोड़ दीजिए। टोटल कॉस्ट जो है वो आपका निकल जाएगा, और टोटल कॉस्ट जो आपका है वो हो जाएगा 18,000। तो 18,000 आपको टोटल चाय तीनों किस्म का जो चाय है वो ख़रीदने में 18,000 लगा, और आपने कितना केजी ख़रीदा 9 केजी इधर 5 केजी इधर, यानी 9 5 14, 1 15 10 25, यानी आपने 25 केजी चाय ख़रीदा। तो प्रति केजी हम यहाँ पे लिखते हैं प्रति केजी जो क्रय मूल्य आपका पड़ा प्रति केजी, यानी कॉस्ट प्राइस यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट प्राइस प्रति केजी जो पड़ा, जो टोटल आप खरीद रहे थे 18,000 देना पड़ा, लेकिन टोटल आप कितना केजी खरीदे हैं 9 केजी 5 केजी 11 केजी, यानी टोटल 25 केजी। आप ऐसा भी कर सकते हैं दोस्तों कि अभी इसको रहने दिए, अभी काटते नहीं है, हमको प्रति केजी जो मूल्य मिलेगा 18,000 बटे 25, यानी 18,000 बटे 25 हमको प्रति केजी कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है। लेकिन हमको बेचना है कितने पे 20% लाभ हमको लेना है, तो 20% लाभ लेने के लिए हम कितने पे बेचेंगे 120% पे, तो 120% का मान होता है 6 बटे 5 पे। अब यहाँ से कटने लायक हो तो आप काट दें, आप इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 3600, और फिर जब आप 25 से इसे काटेंगे 144, और 144 जब 6 से गुना करेंगे 6 चौका 24, 6 चौका 24 और 2 26, और 6 कम 6 6 2 8, यानी 864 रुपया प्रति केजी आपको क्या होगा बेचना होगा, और तब आपको कितना होगा 20% का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे एक क्षेत्रमिति का सवाल दिया गया है, और यहाँ पे कह रहा है किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात है वो 60:24:7 है। यानी कह रहा है कि आपके पास एक घनाभ है जिसका लंबाई जो है वो रेशियो में 60 है, रेशियो में है आपका, चौड़ाई जो है वो रेशियो में 24 है, और ऊंचाई जो है वो रेशियो में कितना है 7 है। ठीक है, कह रहा है इसके 4 अभ्यंतर विकर्णों में से प्रत्येक की लंबाई 130 सेंटीमीटर, यानी जो इसके विकर्ण है वो सब के सब कितने 130 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का आयतन निकालें। अब देखिए घनाभ का आयतन निकाला दोस्तों, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी L गुणे B गुणे H, और यहाँ पे L गुणे B गुणे H हमारा रियल में नहीं मालूम है, किस में मालूम है रेशियो में मालूम है। तो सबसे पहले लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमको रियल में मालूम करना होगा। अब यहाँ से देखेंगे इसका जो रियल का दिया गया है वो क्या दिया गया है विकर्ण की लंबाई। तो विकर्ण की लंबाई हम क्या जानते हैं घनाभ में विकर्ण की जो लंबाई होती है वो होती है √L² + B² + H², ये विकर्ण की लंबाई होती है, यानी D=। अब यहाँ से √L², तो L का मान है 60, तो 60 का मतलब हो जाएगा स्क्वायर प्लस B², तो B का मान है 24, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा 24 24 576, फिर प्लस, और फिर आपका है H, तो H का स्क्वायर यानी 7 × 49,
और ये सब का सब किस में दोस्तों, रेशियो में है, तो रेशियो में ही रहेगा। फिर अंदर रूट जब सबको जोड़ लेंगे आप, तो सबको जोड़ने के बाद आपका जो आएगा वो 4225 आ जाएगा। ठीक है, रेशियो में 4225। तो जब इसका वर्गमूल निकालेंगे आप, तो रेशियो में कितना आ जाएगा, 65। अब यहाँ से देखेंगे रेशियो में मेरे पास विकर्ण जो आ रहा है वो 65 आ रहा है, लेकिन विकर्ण का जो लंबाई दिया हुआ वो कितना दिया हुआ, 130। यानी जो विकर्ण का लंबाई दिया हुआ था दोस्तों वो कितना दे रखा था, सबका सब 130 था। तो रेशियो में विकर्ण का लंबाई 65 है, लेकिन एक्चुअल में विकर्ण का लंबाई कितना है, 130 है। तो रेशियो 1 का मान कितना हो जाएगा, 2। तो जब 1 का मान 2 हो जाएगा तो ये 60 का मान कितना हो जाएगा, 60 दूना 120, 24 दूना 48 और 7 दूनी 14। आपको निकल गया लंबाई 120, चौड़ाई 48 और ऊंचाई जो है वो 14। आयतन आपसे पूछ रहा था, निकाल लीजिए लंबाई। तो लंबाई 120, चौड़ाई 48 और ऊंचाई जो है वो आपका कितना हो गया, 14। अब सबको इसको कैलकुलेट कर लीजिए। आपका जो कैलकुलेशन करने के बाद आएगा ये आ जाएगा 80,640 आपके आयतन हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 आपसे क्या कह रहा है, 25 संख्याओं का औसत 55 है। ठीक है, यानी शुरू के जो 25 संख्या हैं टोटल, सबका औसत कितना है, 55 है। यानी सबका सब संख्या हमारा 55 है। तब 25 × 55 हम कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1375। यानी टोटल जितने 25 संख्या थे सबका योगफल निकल गया 75। ठीक है, अब आपसे कह रहा है पहले 11 संख्याओं का औसत 51 है। यानी शुरू से अगर 11 संख्या आप लेते हैं तो शुरू से 11 संख्याओं का औसत कितना है, 51। तो 11 × 51 कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 561। यानी शुरू का 11 संख्याओं का योग जो है वो 561 है। फिर आपसे कहता है और अंतिम 10 संख्याओं का औसत 56 है, और लास्ट का जो 10 संख्या है उसका औसत कितना है, 56 है। तो यहाँ से ये 10 संख्याओं का जो अंतिम है सबका योगफल कितना निकल जाएगा, 560। अब हमारे पास टोटल कितने संख्या हो गए हैं दोस्तों, 11 संख्या पहली वाली और 10 संख्या लास्ट वाली। तो 11 10 21 संख्या हमारे पास हो गए हैं। ठीक है, और 21 संख्या का जो टोटल हमारे पास योगफल हो गया वो कितना हो गया, तो 1 6 6 12 5 5 10 अब 10 1 11, यानी 1121। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे टोटल 25 संख्या का जो योग था वो 1375 था। अभी तक हमारे पास निकला है कि 21 संख्याओं का योग कितना है, 1121 है। यानी आपको यहाँ से एक चीज़ पता चलेगा कि 25 संख्या था जिसमें से 21 संख्या का योग हमको पता है। यानी 4 संख्याओं का योग अगर हम निकालना चाहें तो 25 संख्याओं का जो 1375 था उसमें से हम 1121 अगर घटा ले तो 4 संख्याओं का योग निकल जाएगा। तो 4 संख्याओं का योग होगा वो कितना हो जाएगा, 1375 में से 1121 घटा लीजिए। यानी हम यहाँ पे कर दे रहे हैं 1375 में से 1121 अगर हम घटा लेते हैं तो ये हमारा घटा करके हो जाएगा 254। ये 254 किसका हो जाएगा दोस्तों, जो 4 संख्याएं बच रही है उन संख्याओं का योगफल हो जाएगा। तो 4 संख्याओं का योगफल हमारे पास हो गया 254। अब प्लस यहाँ पे फिर देखेंगे, कह रहा है कि 66 और 70 और दी गई 25 संख्याओं में से शेष 4 संख्याओं का औसत कितना हुआ। कह रहा था कि 56 और 66 और 70 संख्या और 25 संख्या में से जो शेष 4 संख्या बचा था उन सब का औसत कितना होगा। तो 25 संख्या में से जो 4 शेष संख्या बचे थे उसका योगफल हम निकाल लिए 254। अब बाकी और किसका तो 66 और 70 का, ये सब संख्याओं का आपका कह रहा है कि अब औसत क्या होगा। तो 4 संख्याओं का योगफल 254 प्लस एक संख्या 66 और दूसरी संख्या 70। तो टोटल कितनी संख्या होगी आपके पास, 6 संख्या। तो 6 से आप डिवाइड कर दिए, यही आपका क्या निकल जाएगा, वैल्यू औसत निकल जाएगा। तो जब आप इसे ऐड कर लेंगे तो ऐड करने के बाद जब डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 65 इसके करेक्ट आंसर आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, आप इसे जोड़ करके डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, और इस तरह से इस सवाल को हम सोल्व कर लेते हैं। बढ़ेंगे अगली सवाल की तरफ। अब यहाँ पे दोस्तों एक बहुत अच्छा सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 31। और इसको करना क्या है देखेंगे, आप अच्छे तरीके से समझेंगे चीज़ों को। बहुत सारे लोग गुणा करके फिर प्लस कर देंगे, इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा लगता है। यहाँ पे थोड़ा सा आपका माइंड का जो है ना वो टेस्ट लिया गया है कि आप कहाँ तक सोच पाते हैं। अब यहाँ से कह रहा है कि 0.4 × 0.4 × 0.4, यानी 0.4 कितनी बार है, 3 बार। 0.5 × 0.5 × 0.5 ये भी कितनी बार है, 3 बार। अगर हम 0.4 को हम a मान लें, ठीक है, हाँ 0.5 को हम b मान लें,
तो ए गुना ए कितनी बार है, 3 बार। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए क्यू। तो ए क्यू के जगह पे, सॉरी इसको हटाइए दीजिए, ए क्यू के जगह पे हम कितना लिख सकते हैं 0.4 का क्यू, चूँकि 0.4 कितने बार है, 3 बार है, तो 0.4 का पावर क्यू, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 0.5 कितने बार है, 3 बार, तो 0.5 का पावर हम कितना डाल देंगे, 3। अब बटा नीचे देखें 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8 कितने बार है, 3 बार, तो हम लिख सकते हैं 0.8 का पावर 3 प्लस 0.1 कितने बार है, 3 बार, तो 0.1 जो है वो 3 बार है, तो पावर का 3। अब यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना होगा, बस यहीं पे एक मेन आपको अपना माइंड अप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ऊपर में 0.4 है, नीचे में 0.8 है, ऊपर में 0.5 है तो नीचे में 0.1 है, यानी ऊपर वाले का नीचे क्या है, डबल है। 4 का डबल 8 है, 5 का डबल 10 है, यानी 10 लिखेंगे ना इसको, तो 0.10, तो 5 दूनी 10, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों एक चीज़ आपको करना है कि आपको जो ऊपर वाला है वो ऊपर में रहने देना है, यानी 0.4 का दी होल क्यूब प्लस 0.5 का दी होल क्यूब। नीचे वाला क्या है दोस्तों, आपका ऊपर वाले का डबल है, तो नीचे वाले को हाफ़ करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम ऐसे लिख दें 2 का पावर क्यू से हम गुना कर दें और 2 का पावर क्यू से हम डिवाइड कर दें, किसको, जो नीचे वाला पूरा था हमारा इसको। तो नीचे वाला आपका कितना था, 0.8 का पावर क्यू प्लस 0.1 का पावर क्यू। हम देखेंगे 2 का पावर क्यू से गुना भी कर रहे हैं इसको पूरे को, और 2 का पावर क्यू से हम पूरे को भाग भी कर रहे हैं। इससे इक्वेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना से हम गुना कर उतना ही से भाग दे रहे हैं, तो ये और ये हमारा कट जाएगा। अब यहाँ से आपको करना क्या होगा, देखेंगे ऊपर वाला जो है उसको ऊपर में भी रहने ही दीजिए, उसके साथ कुछ मत कीजिए, तो 0.5 का दी होल क्यूब। नीचे क्या है, एक जो ऊपर वाला जो दिख रहा है आपका 2 का पावर क्यूब, इसको 2 का पावर आप क्यूब रहने दीजिए, ठीक है। और ये जो नीचे में 2 का पावर क्यूब है, इसको ले जाके सब में क्या कीजिए, गुना कर दिए, यानी 2 का पावर क्यूब आपको इससे भी होगा तो किस में जाएगा, भाग में होगा, क्योंकि ये किस में, 2 का पावर क्यूब भाग में, तो आपका ये जो हो जाएगा 0.8 और 0.8 हो गया इंटू 2। अब 2 का पावर भी क्यूब है, 0.8 का पावर भी क्यूब है, यानी दोनों का पावर हम एक ही बार डाल दें, क्यूब हो जाएगा, प्लस फिर ये जो 2 था फिर इसके साथ भी भाग जाएगा, तो ये पहले से था 0.1, हाँ 2 जो है 2 इसमें भी जा कर के डिवाइड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे दोनों का पावर क्यूब था, तो दोनों का पावर हम एक ही बार क्या कर देंगे, क्यूब हम डाल देंगे। और जब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, अब इस तरफ सीधा आ जाइए, तो ऊपर में दिख जाएगा आपको 0.4 का पावर क्यूब प्लस 0.5 का पावर क्यूब, अब बटा इसको 2 का पावर क्यूब है, इसको हम लिख सकते हैं 8, 2 दूना 4 दूना 8, 2 का पावर क्यूब को हमने 8 लिख लिया। अब यहाँ से जब 0.8 को 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 0.4, पावर का क्यूब था तो पावर का क्यूब रह जाएगा, प्लस फिर था 0.1, हाँ यहाँ पर पूछें तो 0, यानी आप मान सकते हैं 0.10, तो उसको 2 से भाग दे देंगे तो आपको कितना बच जाएगा 0.5, सॉरी यहाँ पे आप करेक्शन कर लेंगे 0.05 है, 0.05 है आपका। तो यहाँ पे जो आप भाग देंगे 0.1 में 2 से, तो आपका कितना आ जाएगा 0.05, ये भी 0.05 था। अब ये भी क्या आ जाएगा, इसको जब भाग देंगे तो 0.05, और क्यू पावर में है तो पावर में। अब देखेंगे जो ऊपर में है वही चीज़ आपका नीचे में भी है, तो ऊपर नीचे सेम है तो कट जाएगा, ऊपर में कुछ नहीं तो 1, और नीचे में क्या है 8, तो 8 नीचे रह जाएगा। और यही सवाल के क्या है दोस्तों जवाब है, यानी ऑप्शन नंबर 4 में जब आप देखेंगे तो आपको 1/8 का जो ऑप्शन है वो दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपना माइंड अप्लाई करना था, इतना भी आसान कैलकुलेशन नहीं था। अब यहाँ पे आपका 39 सवाल कह रहा है कि अपनी समान चाल की 7/8 चाल से चलते हुए, यानी जो भी उसका वेलोसिटी था उसका 7/8 चाल से चलते हुए अंश 35 किलोमीटर की दूरी 50 मिनट में तय करता है, तो अंश की सामान्य चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर उसका जो समान चाल था 8 है, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा अगर हो सामान्य चाल, मतलब नॉर्मली वो कैसे चलता है 8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलता है, ठीक है ना। तो कह रहा है आज वो कैसे चल रहा है, आज वो चल रहा है 7 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रहा है। तो कह रहा है इस तरह से अंश 35 किलोमीटर की दूरी 50 मिनट में तय करता है, यानी आज वो चल रहा है 7 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से,
लेकिन वो कह रहा है कि आज जो है ना वो 35 किलोमीटर की दूरी 50 मिनट में तय करता है, यानी आज का वो चाल कितना होगा। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो आज दूरी कितना तय किया है, 35, और कितना समय में तय किया है, 50 मिनट में। तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या कीजिएगा, 60 से डिवाइड किया तो 60 चला जाएगा ऊपर, इससे आप कट कर लें, 7 × 5 = 35, तो 7 × 6 = 42। यानी हम कह सकते हैं कि आज उसका जो चाल है वो कितना है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन आप यहाँ पे रियल में उसका 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन रेशियो में यानी बटा में उसका कितना है, क्योंकि अगर बटा में है तब वो मान रेशियो में भी होता है, ये चीज़ आप ख्याल रखेंगे। रेशियो में जो उसका चाल है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन रियल में कितना, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 7 की वैल्यू 42, यानी 7 × 6 = 42, यानी 1 का वैल्यू 6, तो 8 का वैल्यू कितना, 8 × 6 = 48 और किलोमीटर प्रति आवर। तो जो सामान्य चाल था, जनरली जो चाल था वो रेशियो में कितना था, 8 था, यानी कितना था वो रियल में कितना था, 48 था। तो यहाँ से उसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो 48 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से चीज़ों को शॉर्ट तरीके से हम बनाते हैं और एग्ज़ाम में अच्छा आप परफॉर्मेंस कर पाएंगे अगर आप हमारे जो वीडियो में बताए गए तरीके हैं, इन सारे तरीक़ों को अपने जो क्वेश्चन बनाते हैं उसमें अगर फॉलो करते हैं तो। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ आपसे कह रहा है कि 53 से शुरू होने वाली 4 संख्याओं के एक समूह को सबसे छोटे से सबसे बड़े के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। यदि इस समूह के माध्यिका 56 हो तो इसमें कौन सा संभवतः यह समूह होगा। माध्यिका जो होता है दोस्तों बीच का वैल्यू होता है। हमने आपको बोला था कि अगर लगातार या क्रमागत संख्या दिया रहे तो जो माध्यिका होगा या जो औसत होगा वो आपका बीच का वैल्यू होता है। जैसे हम बोल दें कि ये जो 5 संख्याएं हैं, इन सब संख्याओं का जो औसत है या माध्यिका जो है वो 5 है, तो जो बीच वाला संख्या होगा वो हमारा 5 हो जाएगा। माध्यिका या औसत मतलब बीच वाला। कब, जब आपका संख्या जो हो कॉन्जिक्यूटिव हो, लगातार हो या क्या है, क्रमागत हो, ठीक है ना। तो जो बीच का होता है वही आपका औसत या माध्यिका होता है। तो यहाँ पे साफ साफ आपसे कह रहा है कि क्रम में व्यवस्थित है, यानी छोटे से सबसे बड़े क्रम में, यानी क्या कहना चाह रहा है, वो लगातार है। तो कह रहा है कि उसका जो माध्यिका है वो कितना है, 56 है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संभवतः यह समूह होगा, मतलब कौन सा समूह आपका सही है जिसका माध्यिका आप निकाले तो 56 होगा। माध्यिका यानी बीच वाला। अब देखेंगे सब में क्या है दोस्तों, लगातार संख्या है। अब वो कितना है, 4 है। 4 संख्या दी गई, 53 है, 57 है, 61 है, 65, ये भी लगातार है, ये भी लगातार आपके हैं। 53 है, 56 है, 59 है, 62, ये भी लगातार है। ये आपको थोड़ा सा अटपटा है, 53 है, लगातार नहीं है, तो ये तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपको कह रहा है कि लगातार होने चाहिए और उसका माध्यिका कितना होना चाहिए, 56। तो लगातार देखिए 53 है, 55 है, 57 भी, 58 भी लगातार है। तो औसत या माध्यिका जो होता है वो बीच वाला। तो अब देखिए 55 और 57 के बीच में कौन आ जाएगा, 56 आ जाएगा, हाँ या ना, बिल्कुल। 55 और 57 के बीच में कौन आता है, 56 आता है, यानी आंसर ये वाला सही हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 बहुत ही आसान सा सवाल है। इसमें सिर्फ आपसे पूछा जा रहा है कि जो 875 है, 245 है और 1225 है, इसका HCF कितना होगा। तो HCF जो होता है दोस्तों वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं को विभाजित कर दे या काट दे, मसा कहलाती है। यानी सबसे बड़ा संख्या 35 होगा और यही 35 जो है वो तीनों को क्या करेगा, पूरा पूरा काट देगा। यानी जैसे आप मसा निकालते हैं वैसा आप निकाल ले, तो मसा जो आपका आएगा वो 35 आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। आगे जो सवाल है दोस्तों वो बहुत अच्छा सा सवाल है और ये आपसे पूछा गया है पाइप एंड टंकी जो चैप्टर है उससे। कह रहा है एक पाइप किसी खाली टंकी को 12.5 घंटे में भर सकता है। यानी कोई एक पाइप जिसका नाम ए है 12.5 घंटे में भर देगा। 12.5 घंटे मतलब 25/2। यहाँ पे 25/2 आप कर लेंगे कि 25/2 घंटे में क्या कर देगा, ये भर देगा, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है टंकी के तली में रिसाव था जिससे पूरी भरी हुई टंकी 17.5 घंटे में खाली हो सकती है। यानी एक बी जो क्या हो गया, वो छेद हो गया टंकी के तली में और वो पूरी टंकी को क्या करता है कि 17.5 घंटे में, 17.5 घंटे यानी 35/2 यानी 35 का हाफ। और इतना घंटे में क्या करता है, वो क्या करता है, पूरे टंकी को खाली कर देगा यानी माइनस करेगा, और ये भरेगा यानी क्या करेगा, प्लस करेगा। टंकी को भरने के लिए पाइप को खोलने के 14 घंटे बाद रिसाव को बंद कर दिया किया जा सका। टंकी को भरने में लगने वाला कुल समय घंटे में कितना था, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कह रहा है टंकी को भरने के लिए पाइप को खोलने के 14 घंटे के बाद रिसाव को बंद कर दिया जा सकता। कह रहा है कि जब टंकी था उसको खोल दिए, यानी दोनों चीज़ खोला। एक तो आप उसमें जब पानी भर रहे हैं तो पानी भी भरा जा रहा है,
और नीचे से टंकी में जो रिसाव था तली में, उससे भी पानी हमारा बाहर निकल रहा है। तो चलेंगे, अगर हम भरने वाले की बात कर लें तो जो टंकी भरेगा वो टोटल भरता है 25/2 आवर में, यानी 1 घंटे में अगर बात कर लें तो ये भर देगा 2/25। अब यहाँ से ऊपर से भर रहा था, नीचे से तली वाला था वो खाली भी कर रहा था, यानी दोनों चीज़ एक बार हो रहा था। तो खाली जो कर रहा था वो कितने देर में खाली कर रहा था, 35/2 में। तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा, 2/35। ठीक है, तो एक खाली, एक भर रहा था, दूसरा खाली कर रहा था। ठीक है, दोनों मिलके हमारा काम कर रहा है। अब ये चीज़ें कितनी देर तक चली दोस्तों, 14 घंटे तक। तो 14 घंटे तक यानी 14 से हम मल्टीपल कर देंगे, यानी 1 घंटे में इतना काम करता है दोनों मिलके। तो 14 घंटे में कितना हो जाएगा, जब आप इससे कैलकुलेशन कर लेंगे तो कैलकुलेशन कर लेंगे 35 दूना 70 और 25 दूना 50। तो 70 में से 50 चला जाएगा 20, और 20 बटा कितना आ जाएगा आपका, 25 दूना 35। ये सिर्फ सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। अब यहाँ से कट कर लेंगे, जब कट कर लेंगे तो 5 चौका 20 और 5 पचे 25, 7 पचे 35 और 7 दूनी 14, यानी हम यहाँ से कर सकते हैं 8/25। यानी 8/25 क्या हो गया मेरा दोस्तों, टंकी। ठीक है, चूँकि एक फार्मूला आपको लिखना है कि भारा बराबर क्या होता है, भारा माइनस खाली, तब होता है वो भारा। यानी 14 घंटे में टंकी कितना भर गया था, तो 8/25 भाग हमारा क्या किया था, भर गया था। तो 8/25 भाग हमारा भर गया था कि 14 घंटे के बाद रिसाव को बंद कर दिया गया है, यानी 14 घंटे के बाद जो रिसाव हो रहा था उसको हमको बंद कर दिया गया। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि टंकी को भरने में लगने वाला कुल समय घंटे में कितना था, यानी अगर 25 लीटर भरा जाता है तो अभी तक उसमें 8 लीटर भरा गया, यानी खाली अभी कितना है, कितना और भरना है। तो 25 में से 8 चला गया, आपको कितना आ जाएगा दोस्तों, 17/25, है ना। 25 में से 8 चला गया 17, तो 17/25। अब ये 17/25 को कौन भरेगा, सिर्फ नल ए भरेगा, क्योंकि रिसाव वाला जो था नल बी, इसको क्या किया गया है, बंद कर दिया गया। तो सिर्फ ए भरेगा, तो ए भरेगा तो कितना भरता है, 25/2 आवर में। तो 25/2 आवर से आप क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। 25 से 25 कैंसिल, 17.5 का हाफ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 दूनी 16 और 5, यानी 8.5 घंटा। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे कि जो पहले जो 14 घंटा चला था तब हमारा टंकी जो भरा था वो 8/25 भरा था, यानी पहले हम 14 घंटे चला चुके। अब फिर जो हमारा 17/25 भाग बच रहा था, इसको कितने घंटे में भर दिया गया, 8.5 घंटे में। तो 8.5 घंटे को जोड़ दीजिए। अब टोटल समय कितना लग गया, 14 8 कितना हो गया, 22.5, यानी टोटल जो हमारा टंकी भरने में समय लग गया वो 22.5 घंटे का समय लग गया दोस्तों। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। अब यहाँ पे बहुत अच्छा सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 48। यहाँ पे आपसे कह रहा है ए के 15%, यानी ए का 15%, बी के 35%, बी के 35% के गुणनफल को, यानी दोनों के गुणनफल को सी के 21% से भाग दिया जाता है। यानी सी के 21% से हमको क्या करना है, भाग करने पर उत्तर जो है 37 के रूप में प्राप्त होता है। यानी उत्तर जो मालूम होता है हमें 37 प्राप्त होता है। तो कह रहा है ए और बी के गुणनफल, यानी ए और बी के गुणनफल को सी से विभाजित करने पर उत्तर कितना आएगा, यानी ये चीज़ निकालना है आपको। चलेंगे, यहाँ से देखेंगे नीचे प्रतिशत है तो नीचे से ऊपर का 1% कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से जो होगा दोस्तों, वो अगर हम काटना चाहें तो कितना आ जाएगा, 7 × 21 और 7 × 5 = 35। यानी यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं a गुना 15 गुने b गुने 5 बटा 15 जो ऊपर था उसका प्रतिशत नीचे कितना आएगा, 100। और c पहले से था, c रह जाएगा। अब c × 3 था तो 37। सिर्फ आपका कैलकुलेशन है दोस्तों, यहाँ से और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ से देखेंगे 3 × 5 = 15, 20 × 5 = 100, 3 से 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5 × 4 = 20, यानी ऊपर बचेगा a और गुना b, अब बटा नीचे बच जाएगा c। ये जो 4 गुना में ये जाके इधर 37 से मल्टीपल हो जाएगा, यानी 37 गुना 4। ये आप जब कैलकुलेशन कर रहेंगे 7 × 4 = 28, 4 × 3 = 12, 12 2 कितना हो जाएगा, 14, यानी कितना आंसर आ जाएगा, 148।
और 148 इसका आंसर है। आपसे पूछ क्या रहा था, A गुना B बटा C, तो A गुना B बटा C आप निकाल चुके हैं कितना, 148। तो ये आपके आंसर है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखेंगे यहाँ पे भी जो क्वेश्चन नंबर 52 है, आसान सा सवाल पूछा गया, कह रहा 70 के 45%, तो 70 के 45% और 110 के 35% और 110 के 35%, ठीक है, तो औसत होगा 110 का 35% का औसत होगा। औसत मतलब जितने संख्या सबको जोड़ करके जितनी संख्या उसे डिवाइड कर देना। तो 70 है और 110 है, यानी दो संख्या है, तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे। फिर औसत होगा मतलब कितना होगा, तो चलेंगे इससे हम कर लेते हैं। तो अगर हम जोड़ दें यहाँ से, तो यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन मात्र सिर्फ है 70 गुने 45 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 110 गुने 35 डिवाइडेड बाई 100 अब बटे 2। जो आप कैलकुलेशन कर लिए, सिर्फ कैलकुलेशन है दोस्तों। जब आप इसे कैलकुलेशन कर लेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका 35 आएगा। इसे सिर्फ हम कैलकुलेशन करने के लिए आप पे छोड़े, चूँकि इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ आपका बेसिक सा कैलकुलेट करना है। बढ़ते हैं आगे। ये अच्छा सा सवाल है चक्रवृद्धि ब्याज का। यहाँ से कह रहा है 62 नंबर सवाल, ब्याज की गणना एक निश्चित दर पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर करने पर 1250 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया होता है। यानी मूलधन आपका दिया हुआ दोस्तों कितना, 1250 रुपया। कह रहा है जो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा प्राप्त होता है वो कितना प्राप्त होता है, 102 रुपया। कितने साल में, टाइम आपका दिया हुआ है कि 2 वर्ष में। ठीक है, आपसे पूछना चाह रहा है वो कि ब्याज की दर कितनी थी, यानी आर का जो रेट जो था वो कितना था, आर की वैल्यू। अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों, ब्याज का जो दर निकालना होता है तो दर का एक परिभाषा होता है। जब हम पढ़ाएंगे आपको, या जो पढ़ा रहे हैं अपने चैप्टर पे, अपने चैनल पे, उसमें हम बताते हैं कि दर का जो परिभाषा होता है कि 1 साल का ब्याज अपने मूलधन का जितना प्रतिशत होता है दर कहलाता है। तो 1 साल का ब्याज, अब यहाँ से देखेंगे हमको दोनों साल में ब्याज मिला है कितना, तो टोटल हम देख लेते हैं कितना प्रतिशत ब्याज मिला है। तो दोनों साल में जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है 102 रुपया, किसका मिल रहा है, अपने मूलधन का, यानी 1250 का। कितना प्रतिशत मिल रहा है पहले हम ये निकाल लें। तो जब आप इसे कैलकुलेशन कर लेंगे तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका आएगा वो 8.16% आएगा। ठीक है ना, 8.16% आएगा। अब यहाँ से दोस्तों देखेंगे कि हम आपको एक चीज़ वहाँ पे बोलेंगे कि अगर टाइम 2 साल है और आर जो है वो कितना है, 4% है, तो इसका जो CI होगा यानी चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो R इंटू टी सबसे पहले होता था, 4 दूनी 8, और फिर जो दर होता है उसका स्क्वायर होता है दशमलव के 2 अंक के बाद। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, दशमलव के 2 अंक के बाद, यानी CI जो होगा वो 8.16% होगा। ठीक है, अब यहाँ से वही चीज़ था कि हमारा जो निकाले कि हमको आखिर कितना ब्याज मिल रहा है, कितना प्रतिशत मिल रहा है। तो टोटल हमको ब्याज मिला था 102 रुपया, तो 102 रुपये को ऊपर रखा, किस पे मिलता है, तो मूलधन पे, तो मूलधन को नीचे रखा, प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना किया। यानी यहाँ से हमारा जाहिर सा बात है, साबित हो गया कि हमको ब्याज कितना मिल रहा है, 8.16%। तो 8.16% कब मिलता है, जब रेट आपका 2% होगा और दर कितना होगा, 4%। यानी यहाँ से क्लियर हो गया कि दर हमको कितना लेना होगा, 4%। ये हमारा ट्रिकली मेथड था। अगर आप बेसिक से जाएँ तो बेसिक से आप चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला यूज़ करके भी बना सकते हैं, या और भी बहुत सारे मेथड होते हैं आप उनका यूज़ करके भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे आसान सा तरीका यही होता है। बढ़ेंगे आगे।
अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ कह रहा है, दो घनों की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर, यानी दो घन हमारे पास हैं। घन कैसे होते हैं, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों यहाँ पे क्या होती है, बराबर होती है, और ये 3 डायमेंशनल होती है, 3D में होती है। तो वही कह रहा है कि एक दो घन है, दोनों घन का जो है भुजा जो प्रत्येक का है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर है। ये भी 8 है, एक और घन है उसका भी सेंटीमीटर में 8 लंबाई है। कह रहे इन दोनों घनों को जोड़कर घनाभ बनाया जाता है। घनाभ का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ये सवाल दोस्तों डिपली में हम बता चुके हैं, एक और जो पेपर हम सोल्व किए थे उसमें। यहाँ पे हम सिर्फ उसका फार्मूला लिखने वाले, हमने बताया था कि उसमें हम किस तरह का फार्मूला यूज़ करेंगे। जब भी आपका ऐसा सवाल पूछता है तो आपको कुछ नहीं करना रहता है, जब भी दो घन को जोड़ करके घनाभ बनाया जाता है तो आप इस फार्मूले को याद रखें हमेशा, 10a²। तो 10 कॉन्स्टेंट रह जाएगा, a जो है वो भुजा, तो भुजा कितना है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर यानी 8 64 को 10 से गुना करेंगे तो 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत आसान सा सवाल रहता है, सिर्फ आप इस फार्मूले को जो है वो याद रखेंगे। और ये फार्मूला कहाँ से आता है, मैंने 2 पेपर आगे भी सोल्व किए, उसमें आप देखिए मैंने बता रखा है वहाँ पे कैसे ये 10a² आता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब यहाँ से कह रहा है दोस्तों 65 में कि 8% लाभ और 13% हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो 115 रुपये 50 पैसे था, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। यानी एक तरफ जब वस्तु को 8% लाभ पे आप बेचते हैं और दूसरी तरफ वस्तु को आप 13% हानि पे बेचते हैं, तो जो विक्रय मूल्य का जो गैपिंग आया, जो अंतर आया वो कितने का आया, 115 रुपये 50 पैसे का आया। तो हमारे बीच गैपिंग प्रतिशत में कितना आ रहा है, जब हम बेच रहे हैं तो प्रतिशत में कितने गैपिंग आ रहा है। तो एक बार तो हम 8% आगे थे प्लस में, और दूसरी तरफ हम 13% पीछे जा रहे हैं यानी कम। दोनों का बीच का गैपिंग जब होगा तो एक प्लस में दूसरा माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन इसका आप अपोजिट कीजिएगा। प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का अपोजिट प्लस करेंगे, तो जोड़ दीजिए, प्लस कीजिए। 13 और 8 कितना हो जाएगा, 21। यानी प्रतिशत में अंतर हमारे पास कितना आ रहा है, 21% का अंतर आ रहा है सेलिंग प्राइस में अगर हम बात कर लें तो। लेकिन है कितने का अंतर, 115.50 का अंतर। तो 100% का वैल्यू निकाल लेंगे और 100% का जो वैल्यू होता है वही हमारा सीपी का मान देता है। यानी सीपी जब भी निकालना हो, कॉस्ट प्राइस 100% का मान निकाल दीजिए, कॉस्ट प्राइस आपका निकल जाता है। यहाँ से आप 100% का मान निकालेंगे तो 115.50 बटे 21 गुने 100। तो यहाँ जब 100 से आप गुना करेंगे तो 115.50, चूँकि 100 ख़त्म कर देगा, और 21, तो इसे जब गुना कर लेंगे तो 550, ये आपको कट करके इतना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर टिक आउट कर लें, कौन सा, 4। ठीक है, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। आगे भी मेंस्ट्रुएशन का काफ़ी अच्छा सवाल है, और यहाँ से कह रहा है आपका कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाली 8 वर्गाकार प्लेटों को आयत के रूप में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि इसकी भुजाओं का माप। अब देखेंगे एक आयत है जिसकी भुजा का माप आपको दिया गया है, कि जो भुजा का माप है वो आपको कितना दिया गया है कि लंबाई अगर रेशियो में 3 है तो चौड़ाई जो है वो रेशियो में कितना है, 4 है। कर आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए, किसमें, सेंटीमीटर में। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों एक चीज़ देखेंगे कि आयत जो है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसमें जो है ना आपको 2-2 सेंटीमीटर का क्या करना है, भुजा वाली 48 वर्गाकार प्लेट के रूप में व्यवस्थित किया गया। यानी 2-2 सेंटीमीटर भुजा वाली 48 जो है वर्गाकार प्लेट्स है, उसको यहाँ पे सरिया करके आयत के रूप में बिछाया गया। ठीक है, बहुत आसान तरीके से बता रहे हैं दोस्तों, आप सिर्फ चीज़ों को समझेंगे। करा एक जो वर्ग है, ये वर्ग का जो भुजा होगा वो कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। और ऐसे ऐसे कितने वर्ग हैं, तो 48 वर्ग हैं। तो जो 48 वर्ग सरियाए जाएंगे तो वो टोटल किसके क्षेत्रफल कवर कर लेंगे, आयत का क्षेत्रफल। तो अगर हम आयत का क्षेत्रफल निकालना चाहें दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं, आयत का क्षेत्रफल मतलब लंबाई चौड़ाई को गुना करने के बाद, यानी टोटल कितना एरिया कवर कर रहा है। तो हम एरिया किससे कवर करवा रहे हैं, जो हमारा वर्ग का जो भुजा है, यानी वर्गाकार जो भुजा वाला प्लेट है 48, उसी से हम ढक रहे हैं। तो एक वर्ग का जो भुजा होगा वो कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो एक वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा भुजे का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, ये हो गया एक वर्गाकार जो प्लेट है उसका क्षेत्रफल। ऐसे ऐसे हम कितना वर्गाकार प्लेट लगा रहे हैं, 48। तो 48 से मल्टीपल कर देंगे, यानी 2 दूना 4, और 48 को जब 4 से आप मल्टीपल कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 192। ठीक है,
यानी 192 एरिया जो है वो आपका कवर करेगा। यानी हम कह सकते हैं 192 सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया है वो कवर करेगा। कौन? जो 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 21 वर्गाकार प्लेट्स हैं वो अगर बिछा दें हम, तो जो कवर करेगा वो कितना कवर कर रहा है? 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो कवर कर रहा है वो कितना कवर कर रहा है? वो आयत का क्षेत्रफल ही कवर कर रहा है। ठीक है, तो 192 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा किसका क्षेत्रफल हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। कि आयत का जो क्षेत्रफल हो गया वो कितना हो गया? 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से जब आयत का क्षेत्रफल निकल गया तो आयत का क्षेत्रफल क्या जानते हैं आप? एक और फार्मूले के हिसाब से क्या जानते हैं? लंबाई गुने चौड़ाई। ये तो हमने आयत का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग के हिसाब से निकाला कि एक वर्ग का जो क्षेत्रफल हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे वर्गाकार टाइल्स कितने? 48, यानी कितना एरिया कवर कर लेगा? तो 192। अब वो एरिया किसका है? तब वो एरिया आयत का ही है। तो आयत का क्षेत्रफल हम कह सकते हैं एक तरफ 192 आएगा। लेकिन अगर इसके अकॉर्डिंग हम निकालना चाहें कि आयत का क्षेत्रफल कितना आएगा, तो जब रेशियो लगा होता है तो उसके साथ हम x भी लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो लंबाई हो जाएगा 4x, चौड़ाई हो जाएगा 3x। तो अगर आयत का क्षेत्रफल निकालें तो लंबाई गुने चौड़ाई यानी 4 3 12, तो 12x इंटू एक्स स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल मेरे तरफ आ रहा है मेरे हिसाब से 12x स्क्वायर, लेकिन हम दूसरी तरफ निकाल लें कितना? 192। तो यहाँ से x स्क्वायर का मान निकाल लिए तो ये आपका आ जाएगा 12 को जब 192 भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 16 बार। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा दोस्तों? 4। तो x का वैल्यू अगर 4 आ गया तो ये वैल्यू आपको कितना दे देगा? 4 चौका 16 और ये दे देगा 4 3 12। अब आपको क्या निकालना है? परिमाप। तो परिमाप मतलब होता है जितना भुजा है सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए। तो 16 इधर हो गया तो 16 ये भी होगा, 12 ये हो गया तो 12 ये भी हो जाएगा। अब जोड़ दिए 16 दूनी 32 और 12 दूनी 24, 24 और 32 जोड़ दिए 6 और 5 यानी कितना? 56। तो 56 जो होगा इसका क्या हो जाएगा? आपका परिमाप हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत हम आसान तरीका यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, चूँकि आप लोग सबको समझ में आए। इसी तरह हम सारे जो सवाल हैं सारे सवालों को बहुत ईजीली तरीके से और समझा करके ही आपको सोल्व करने वाले हैं। बढ़ेंगे आगे। यहाँ पे दोस्तों आपसे हाइट एंड डिस्टेंस का एक सवाल लिया गया है, क्वेश्चन नंबर 69। यहाँ से कह रहा है 7 मीटर ऊंचाई वाले पेड़ के शीर्ष, यानी एक पेड़ है जिसका जो हाइट है वो कितना है? चलेंगे पेड़ हम बाद में लेते हैं, पहले हम एक पेड़ जो होता है वो मीनार से छोटा होता है तो इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा पेड़ है। ठीक है, ये जो है कितना ऊंचाई है? 7 मीटर। यहाँ पे कह रहा है 7 मीटर ऊंचाई वाले किसी पेड़ के शीर्ष से, यानी पेड़ है तो इसका शीर्ष से किसी मीनार का उन्नयन कोण, यानी ये जो हम ले रहे हैं वो मीनार ले रहे हैं। तो कह रहा है किसी मीनार का जो उन्नयन कोण होगा यानी यहाँ कितना है? 30 डिग्री है। यानी जब यहाँ से हम देखेंगे पेड़ का शीर्ष से तो जो मीनार के शीर्ष का जो उन्नयन कोण दिखेगा वो कितना दिखेगा? 30 डिग्री दिखेगा। यदि मीनार की ऊंचाई 47 मीटर है, यानी जो मीनार है ये इसकी पूरी जो ऊंचाई है वो कितना है? 47 मीटर है। तो कह रहा है तो मीनार से पेड़ की दूरी कितना है? यानी मीनार से पेड़ की दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी है वो कितना है? ठीक है, अब यहाँ से चलेंगे दोस्तों कि यहाँ पे क्या है? थीटा का मान मेरा 30 डिग्री दिया हुआ है। तो अगर पूरा मेरे पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक 47 है पूरा, और यहाँ से लेके यहाँ तक 7 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बात कर लें 7 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी 7 होगा। क्योंकि जितना यहाँ से ये है उतना यहाँ से ये भी है। तो ये जब 7 हो गया तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लंबाई है यहाँ तक का वो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। चूँकि क्या है पूरा का पूरा 47 है तो 7 नीचे हट जाएगा तो ऊपर में यहाँ से यहाँ तक का कितना बच जाएगा? 40। अब आएंगे आप इसमें देखेंगे तो एक तरफ यहाँ से यहाँ तक 40 है और ये हमको निकालना है। अब यहाँ से थीटा दिया हुआ है तो P हमारा मालूम है, B हमको निकालना है। तो P और B में किसका रिलेशन? टैन का। तो टैन थीटा होता है, थीटा का पर कितना है? 30। तो टैन 30 का मान, टैन 30 का मान, तो टैन 30 का होगा P/B। तो P आपका कितना है? 40 है, जो ट्रायंगल ऊपर में दिख रहा है उसके लिए। अब B तो आपको निकालना ही है तो B रहने देते। टैन 30 का मान कितना है? 1/√3 और 40/B। तो B का मान निकालेंगे, B इधर तो इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना हो जाएगा? 40√3 मीटर। और B का मान आ गया 40√3 मीटर, यानी A जो आ गया 40√3। तो ये 40√3 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 40√3 मीटर ही होगा। यानी हम कह सकते हैं कि मीनार और जो पेड़ के बीच का जो दूरी था वो कितना था? 40√3 मीटर था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे।
बढ़ेंगे दोस्तों आगे। जो 74 नंबर सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे तरीके से आपको घुमा करके पूछा गया है। यहाँ पे देखेंगे कह रहा रेचल, मतलब कोई व्यक्ति है 10% साधारण ब्याज की दर से 10,000 रुपये उधार लेता है। कह रहा रेचल जो था वो 10,000 रुपये उधार लेता है, कितने दर से? 10% के हिसाब से। और 1 साल के बाद 3,000 रुपये, अब यहीं पे स्टॉप कीजिएगा, 1 साल के बाद 3,000 रुपये मतलब निकालता है, लास्ट में देखिएगा जमा करता है। तो 1 साल में 3,000 रुपये, 2 साल के बाद 2,800 रुपये और 3 साल के बाद शेष धनराशि का भुगतान कर देता है। यानी वो जो पेमेंट करता है तो पहला साल यानी 1 साल के बाद कितना पेमेंट करता है? 3,000। तो अभी यहीं पे हम होल्ड करेंगे। तो 1 साल के बाद जो धन हम लिया था 10,000 का उधार, तो 10% के हिसाब से बढ़ के कितना हो जाएगा? 10% कितना हो जाएगा? 10,000 का 1,000, तो 1,000 बढ़ जाएगा ये, क्योंकि हमको ब्याज के रूप में 1,000 और देना पड़ेगा 1 साल के बाद। तो ये धन जो हमारा बढ़ के हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 11,000 हो जाएगा। तो 11,000 मेरा धन हो गया 1 साल के बाद बढ़ के ब्याज जोड़ करके। लेकिन हम कितना पेमेंट कर दे रहे हैं उसको कि 3,000 हम उसको पेमेंट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो 3,000 पेमेंट कर दिया तो हमारा और कितना रह गया? 8 3 11, यानी 8,000 और रह गया। ये हम पेमेंट कब किए? फर्स्ट ईयर यानी पहला साल। ठीक है, अब 8,000 रह गया। अब कह रहा है 2 वर्ष के बाद 2,800 रुपये का, यानी इसके भी 2 साल के बाद। तो 2 साल के बाद ना, तो 8,000 आपके पास और देना था। अब 10% के हिसाब से 2 साल में आपका ब्याज कितना बढ़ जाएगा? 8 दूना 10% मान हो जाएगा 800। ठीक है, 1 साल का, तो 2 साल का कितना जाएगा? 1,600। अब देखेंगे कह रहा है कि 1 साल में तो आप दे दिए 3,000 रुपया। फिर कह रहा दूसरे वर्ष आप जैसे ही हुआ तो 2,800 रुपये का भुगतान किए। तो दूसरे वर्ष यानी 1 साल के बाद 1 साल और हुआ। 1 साल जब और होगा तो आपका कितना हो जाएगा? फिर से 10% बढ़ेगा, चूँकि 10% बढ़ रहा है हर साल। तो 8,000 था, तो 8,000 का 10% बढ़ेगा तो 800 और बढ़ जाएगा। तो 800 जब और बढ़ जाएगा तो ये धन आपको कितना देना हो जाएगा? 8,800। 8,800 देना होता है, लेकिन आप यहाँ पे दूसरे साल कितना पेमेंट कर दिए उसको? 2,800। तो जब दूसरे साल आप 2,800 उसको पेमेंट कर दिए तो अब आपके पास कितने देने को रह गए? 6,000 रुपये और देने को रह गए, चूँकि 2,800 आप पेमेंट कर रहे हैं कब? दूसरे साल। तो 6,000 रुपये और देने को रह गए। अब तीसरे वर्ष बाद शेष राशि का भुगतान कर देना या कर देती है। तो तीसरे साल आपको जितना अमाउंट था सबका सब भुगतान कर देना। तो तीसरे साल तो आपको 6,000 ये वाला देना ही है, प्लस 1 साल और ब्याज बढ़ जाएगा ना। तो 10% के हिसाब से 6,000 का ब्याज कितना हो जाएगा? 600 रुपये और आपको देना पड़ेगा। तो 600 और देना पड़ेगा, यानी टोटल मिला करके आपको कितना देना होगा? 6,600 रुपया टोटल आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, यहाँ से 6,600 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इस सवालों को हम बनाते हैं। ठीक है, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अब देखें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपका सिंपल सा कैलकुलेशन है, यानी जिसको आप सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। ये आप उम्मीद है कि आप बखूबी कर लेंगी, चूँकि जिनका फर्स्ट पेपर निकला हुआ है या जो भी है ये बिल्कुल 7th 8th क्लास का कर लेंगे। इसे हम छोड़ रहे हैं आप लोगों के लिए। बढ़ेंगे आगे, जो 83 नंबर सवाल है इस सवाल की तरफ। अब यहाँ से कह रहा है एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के आधार त्रिज्या और ऊंचाई का योगफल, मतलब त्रिज्या और जो ऊंचाई है इसका जो योगफल दिया हुआ वो कितना दिया हुआ? 39 सेंटीमीटर दिया हुआ। कह रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 1716 सेंटीमीटर स्क्वायर है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पे किसका बात कर रहा है? लंबवृत्तीय बेलन। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2πr × h + r, या r + h भी कर सकते हैं। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है कितना? 1716 दिया हुआ है। फार्मूले के हिसाब से जानते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 2πr × h + r। अब यहाँ से देखेंगे आपसे कह रहा है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन निकालना है, यानी πr² h निकालना है। अब यहाँ से ना तो हमको h मालूम है ना तो हमको r मालूम है, तो वो कहाँ से निकलेगा? यहाँ से। कैसे वो देखेंगे। पाई की वैल्यू 22/7, r है तो r भी रहने दीजिए। और यहाँ से देखिए h + r या r + h भी कह सकते हैं। ये दोनों का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 39। तो दोनों का जोड़ 39 दिया होता है, यहाँ भी दोनों का जोड़ ही यहाँ पे हम डाल देंगे 39।
बराबर कितना 1716। तो अब यहाँ से आर का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। जब कैलकुलेशन आप कर लेंगे इसको कैलकुलेट करके, तो आर का जो वैल्यू आ जाएगा आपका वो 7 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन हम इसलिए छोड़ रहे दोस्तों आप लोगों पे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो कैलकुलेशन आसान है, हम मेथड बताते चल रहे। तो आर जब निकालेंगे तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखिए आर और एच दोनों जोड़ करके 39 सेंटीमीटर था, तो आर इसमें आ गया मेरा 7 सेंटीमीटर। तो एच यहाँ से कितना निकल जाएगा, 7 जाके इधर घट जाएगा, तो एच जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। क्योंकि 32 सेंटीमीटर अगर एच होगा तो आर होगा 7, तो 32 और 7 कितना हो जाएगा 39। अब यहाँ से हमको आयतन निकालना था, तो आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी 22/7। आर का मान 7 और एच का मान कितना 32, तो 7 से 7 कट जाएगा। ये जब कैलकुलेशन कर लेंगे आप, तो 32 को जब 22 से गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 4928 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो 4928 सेंटीमीटर क्यूब इसके आयतन हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे यहाँ पे जो है वो आपका आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर यानी 7 × 7, तो 7 × 7 एक 7 से एक 7 कट जाएगा, बाकी आप गुणा कर लेंगे तो 4928 आ जाएगा। 84 नंबर सवाल देखिएगा। 84 नंबर सवाल बहुत ही आसान है और अच्छा सवाल है। कह रहा दोस्तों यहाँ से संख्या ए संख्या बी की 8 गुनी है, यानी दो संख्या आपके पास है, ए है और बी है। कह रहा जो संख्या ए है वो संख्या बी की 8 गुनी है। तो बी हमें नहीं मालूम, बी को मान लेते हैं कि अगर बी 1 होगा तो ए इसका 8 गुना, यानी कितना होगा 1 का 8 गुना 8 होगा। तो कह रहा संख्या बी संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है। तो कह रहा संख्या जो बी है वो संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है। पहले डिजिट में निकालेंगे कितना कम है, तो ये 7 कम है। ठीक है, यानी बी जो है संख्या ए से 7 कम है, लेकिन इसको हमको निकालना है प्रतिशत में कि कितना प्रतिशत कम है। तो 7 कम है किससे, ए से, तो जिससे तुलना किया जाता है उसको नीचे, और किस में पूछ रहा है प्रतिशत में, तो प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 से क्या कर देंगे मल्टीपल कर लेंगे। जो आप इसे कैलकुलेशन कर लेंगे दोस्तों, तो ये कैलकुलेशन करने के बाद आपका आ जाएगा 87.5%। ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कैलकुलेशन सिर्फ हम आप लोग पे छोड़ रहे हैं, जो जब हम कैलकुलेशन करने लगेंगे तो वीडियो थोड़ी लंबी चली जाएगी, तो आप कर लेंगे, आपका आ जाएगा 87.5%। बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे 86 नंबर एक सवाल है दोस्तों, जो आपसे साधारण ब्याज चैप्टर से पूछा गया है, और ये काफ़ी थोड़ा सा टर्न करके क्वेश्चन को पूछा गया। ठीक है ना, इस बार जितने भी एनटीपीसी सेकंड पेपर में पूछे गए वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना कहीं ना कहीं आपको टर्न करके दिए गए, बहुत ईजिली वे में नहीं पूछे गए। अब यहाँ पे देखते हैं इसको कैसे टर्न किया गया है। कह रहे हैं साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में स्वयं की 160% हो जाती है, यानी जितना भी मूलधन था उसका 160% हो जाएगा कितने साल में, 5 साल में। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास मूलधन नहीं है, लेकिन जो भी है वो 160% हो जाता है। तो मूलधन हम मान के चलते हैं, चलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि मूलधन हम मान के चलते हैं कि मूलधन हमारे पास अगर 100 रुपया है, तो कह रहा है ये बढ़ करके कितना हो जाता है 160% हो जाता है, यानी ये बढ़ करके आपका कितना हो जाएगा 160%। तो 100 का 160% कितना हो जाएगा 160 ही होगा। कितने समय में, टी जो है वो कितने समय में, 5 वर्ष में। ठीक है, आप यहाँ पे कह रहा है कि हो जाती है समान ब्याज दर पर समान धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। मतलब कह रहा है कि मूलधन भी वही रहे, समय भी वही रहे, तो कह रहा है कि आपका जो दर भी रहे वो भी समान है। यहाँ पे देखिए समान ब्याज की दर, मतलब दर भी सेम रहे, तो कह रहा है कि वही धनराशि कितने वर्ष में कितना हो जाएगा, स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, आप यहाँ से देखते हैं कि 160% जो हो गया 100 से बढ़ करके कितना गुना हो गया, 1.6 गुना हो गया। आप जब 100 से भाग देंगे 160 में, तो आप देखेंगे कितना गुना हो गया, 160 गुना हो गया। ठीक है, यानी आप इसे कह सकते हैं 1.6 गुना भी, चूँकि ज़ीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता, तो आप कह दें 1.6 गुना ही हुआ। ठीक है, अब यहाँ से चलेंगे। अब एक फार्मूला जानते होंगे दोस्तों आप कि n1 - 1 बटा n2 - 1 बराबर t1 बटा t2। ये सवाल किस में आता है, कोई धनराशि इतना वर्षों में इतना गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में
स्वयं की इतना गुना हो जाएगा। ठीक है, वही पैटर्न है। n1 मतलब पहला कितना गुना हो गया, तो पहला जो है 1.6 गुना हो गया। अब 1 माइनस करना है तो माइनस कर लेंगे। n2 मतलब कितना गुना होगा, ये तो n2 आपसे पूछा ही जा रहा है कि कितना गुना होगा, 2 गुना। तो n2 का मान कितना गुना करना है, 2 गुना, तो 2 माइनस 1। t1 मतलब 1.6 गुना जो हो रहा था वो कितने साल में हो रहा था, 5 साल में, यानी t1 का जो मान है 5 साल। यह करता है कितने वर्ष में, यानी t2 जो है वो निकालना है दूसरा साल, तो t2 हमको रहने देना है। अब बस इससे आप कैलकुलेशन कर लें। जब कैलकुलेशन कर लेंगे, सॉरी 1.6 में से 1 चला जाएगा तो आपका बच जाएगा 0.6। अब बटे 2 में से 1 चला जाएगा, 1 ही बचेगा, बराबर 5/t2। तो आप इसे जब कैलकुलेशन कर लेंगे, यहाँ पे कर देना है, तो t2 आपको जा करके इस साइड चला जाएगा, तो t2 बराबर हो जाएगा 5/0.6 जो है ऊपर में था तो इस तरफ नीचे आ जाएगा। आप इससे क्या कर लें, बस कैलकुलेशन कर लें, तो 10 चला जाएगा आपका ऊपर। तो यहाँ से 3 दूना 6, 5 दूना 10, यानी 5×5 = 25/3। जब आप इसे पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 8×3 = 24, 1 25/3, यानी इतने साल में, यानी 8 पूर्णांक 1/3 साल में क्या हो जाएगा, आपका स्वयं का दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला है, ये फार्मूला हमेशा याद रखेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका एसआई का, यानी सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर में अच्छा फार्मूला है। ठीक है, तो इस फार्मूले को हमेशा आप याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 87 नंबर, ये भी अच्छा सवाल है और ये बेसिक से अगर दिया जाता है तो बहुत आसान है, सिर्फ बेसिक सवाल है, इसमें सिर्फ आपको कैलकुलेशन किया है। कह रहा है ए एक कार्य को, यानी ए जो है वो एक कार्य का 87.5% भाग 35 दिनों में करता है। यानी ए जो है किसी कार्य का 87.5% भाग कितना दिनों में करता है, 35 दिनों में। ठीक है, तो 87.5% भाग 35 दिनों में करता है और काम अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। 100% मतलब पूरा काम। तो ए पूरा काम कितने दिनों में करेगा, यानी 100% का वैल्यू निकाल देंगे, 35/87.5 × 100। जो आप इससे कैलकुलेशन कर लेंगे दोस्तों, तो कैलकुलेशन करने के बाद ये आपका आ जाएगा 40 डेज़। यानी आप यहाँ से निकल गया ए किसी काम को कितने दिनों में करता है, 40 दिनों में करता है। अब बी के बारे में करा कि बी उसी कार्य के 65% भाग को 23.4 दिनों में पूरा करता है। अब बी के बारे में कहा जा रहा है कि बी जो है उसी काम का 85% भाग 23.4 दिनों में करता है। तो 65% भाग 23.4 दिनों में करता है ना, यानी पूरा काम यानी 100% कितने दिनों में करेगा, तो 23.4/65 × 100। जो आप इसे कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 36 डेज़। यानी बी किसी काम को कितने दिनों में करता है, 36 दिनों में। बस हो गया। कह रहा है यदि भी एक साथ मिलकर काम करते तो कार्य का कितना भाग 1 दिनों में पूरा करते हैं, यानी कितने दिनों में पूरा करने नहीं बोला, कह रहा है कि 1 दिन में कितना भाग करेंगे। अब यहाँ से देखेंगे ए जो है 1 दिन में कितना भाग करेगा, 1/40 भाग, चूँकि पूरा काम करता है 40 दिन में, तो 1 दिन में 1/40 भाग करेगा, प्लस बी 1 दिन में कितना करेगा, 1/36। अब दोनों का 1 दिन का काम निकाल दिए, तो 40 और 36 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 360। तो 9 चौका 36 और 36 दहाँ 360, तो 10 और 9 कितना हो जाएगा, 19/360। ऑप्शन देख लेंगे, 19/360 आपके दिए गए। आगे आपसे बहुत आसान सा सवाल पूछा गया, इस तरह का क्वेश्चन होता है, कई बार एग्जाम में आए। कह रहा है एक कार 45 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से एक निश्चित दूरी तक जाती है या तय करती है और उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आरंभिक बिंदु पे वापस आ जाती है पूरी यात्रा के लिए औसत चाल। तो आप जानते हैं दोस्तों औसत चाल का फार्मूला जो होता है 2x/y × x + y। कब, जब यहाँ से जाना शुरू किया किसी पॉइंट तक और फिर उसी पॉइंट से उसी स्टार्टिंग पॉइंट तक फिर से वापस आ जाए, तो जाने का चाल कुछ और रहेगा और आने का चाल कुछ और रहेगा। तो इस स्थिति में जो होता है औसत चाल की जो फार्मूला होता है वो 2x/x + y होता है। अब 2x मतलब एक साइड से जो गया है वो वाली वैल्यू, एक साइड से जो पहले गया था वो 45 के स्पीड से गया था और जो आया था वो 36 के स्पीड से आया था, यानी y की वैल्यू 36। और फिर x + y यानी 45 + 36। आप लोग सब लोग इस सवाल को बखूबी जान रहे, बस इसे आप कैलकुलेशन कर लें। जब कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, ये सारा कैलकुलेशन दोस्तों आप पे छोड़ रहे हैं, क्योंकि आप लोग इतना टैलेंटेड हैं कि कैलकुलेशन में नहीं फंसेंगे और सिर्फ हम मेथड बता दे रहे हैं आपको। ये जो सवाल है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज करेंगे कि करना क्या,
और हम जो बताने वाले हैं हम बहुत ही ईजिली मेथड से बताने वाले हैं। सिर्फ ये कैलकुलेशन आपको पावर में ज़्यादा दिखा करके आपको कंफ्यूज किया गया, ठीक है ना। हम देखिए कैसे से शॉर्ट तरीके से, बहुत आसान तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। तो अब यहाँ से सिर्फ पहला जो दो संख्या है वो देखिए, जो पावर वाले में एक का है पावर 4 का पावर 524 माइनस 4 का पावर 522। अब दोनों में अगर दोस्तों कॉमन निकालेंगे तो 4 का पावर 524, 4 का पावर 522, यानी दोनों में कौन सा होगा, 4 का पावर 522 दोनों में होगा। तो 4 का पावर 522 अगर हम कॉमन लेते हैं तो इसमें कितना बच जाएगा, 4 का पावर 2। चूँकि आप इसे तोड़िए ना, तोड़ के देखिए, बेस अगर सेम है और बीच में गुना है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 522 अब प्लस 2 कितना हो जाएगा, 524। तो 4 का पावर 524 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, अब 4 का पावर 522 आप निकाल चुके हैं तो इधर कितना बच जाएगा, -1 बच जाएगा। अब प्लस का 30 था तो प्लस का 30 आप रहने दीजिए, डिवाइडेड बाई नीचे वाले के साथ कुछ मत कीजिए। 4 का पावर 522 प्लस 2 रहने दीजिए। अब इसे कैलकुलेशन कर लिए, 5 का पावर 500, इसे हटाइए, 4 का पावर 522 गुना 4 जगह 16 में से कितना चला गया, 15 प्लस कितना 30 बटा, नीचे कुछ मत कीजिएगा दोस्तों, 4 का पावर 522 प्लस 2। अब यहाँ से देखिएगा 15 इसमें भी है, ये दोनों गुना में है तो ये पूरा एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हुआ। तो 15 इसमें देखते हैं तो 15 है, इसमें भी देखेंगे 15 है, तो दोनों में हम देखेंगे तो 15 कॉमन निकल जाएगा। तो 15 अगर हम कॉमन निकाल दें तो ये तो 15 निकल गया, यानी इसमें कितना बच जाएगा, 4 का पावर 522 प्लस 2, चूँकि 15 निकल गया तो 2 बच जाएगा। नीचे जो बच रहा था मेरा 4 का पावर 522 प्लस 2। अब देखेंगे ऊपर भी है 4 का पावर 522 प्लस 2, नीचे भी है 4 का पावर 522 प्लस 2, तो ऊपर और नीचे कट जाएगा, यानी सिर्फ आपका कितना बच रहा है, 15 बच रहा है। तो 15 ही क्या है इस सवाल के जवाब है दोस्तों, देख लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो क्वेश्चन आसान था, सिर्फ आपका जो है ना बेसिक मजबूत होना चाहिए। अगर आपका बेसिक कैलकुलेशन मजबूत है तो ये सब सवाल में कुछ रखा नहीं गया। और क्वेश्चन का जो लेवल है दोस्तों, आजकल का एग्ज़ाम में थोड़ा सा आपको हाई लेवल करके पूछा जा रहा है। पहले ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया जा रहा है कि बहुत स्मूथली और बहुत ईजिली तरीके से आप बना सकते हैं। थोड़ा सा आपको अपना माइंड अप्लाई करना होगा। बढ़ेंगे आगे। अब यहाँ पे दोस्तों एक 97 नंबर जो सवाल है वो ट्रिगो से लिया गया है, और ट्रिगो का ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है, लेकिन थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है। कह रहा सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर 2.5। तो कह रहा है सेक थीटा का मान निकालना। आपके पास जब सेक थीटा माइनस टैन थीटा का मान दिया गया हो और आपको अगर सेक थीटा प्लस टैन थीटा का मान निकालना हो, ठीक है, ये कैसे होता है, ये ट्रिगोनोमेट्री मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है, आप वहाँ पे जाइए, प्लेलिस्ट में हमारे चैनल का जा करके ट्रिगोनोमेट्री पढ़िए, वहाँ पे सारा कुछ ये सब बताया गया है और बहुत डीपली हम वहाँ पे बता चुके हैं सीजीएल लेवल तक का। तो यहाँ पे दोस्तों जब भी आपका सेक थीटा माइनस टैन थीटा का वैल्यू जो भी दिया गया है, सब जो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति वही रहे, सिर्फ साइन आपका चेंज हो जाए, यानी माइनस है तो प्लस हो जाए। अब माइनस अगर ऊपर प्लस रहता नीचे माइनस होता तो भी जो संख्या होता है वो क्या होता है, अपने आप का पलट जाता है। यानी 2.5 था तो पलट के कितना हो जाएगा, 1/2.5। अब यहाँ से हमको किसका मान निकालना दोस्तों, सेक थीटा का। तो टैन थीटा ऊपर माइनस में है, नीचे किस में है, प्लस में है, तो टैन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। और 2 सेक थीटा बराबर इधर कितना हो जाएगा, चूँकि इस तरफ हम जोड़ रहे हैं तो ये भी जुड़ जाएगा। तो 2.5/2.5 यानी 2 सेक थीटा बराबर 2.5 को गुना कीजिएगा तो 6.25, चूँकि 25 कितना होता है, 625 प्लस 1/2.5। अब ये आ जाएगा 7.25/2.5। जब आप इसे डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो डिवाइड करने के बाद आपका आएगा 1.45, और ये आपके इस सवाल के जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। तो आप जब इसे डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1.45, राइट। बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे दोस्तों एक एडवांस जो चैप्टर होता है जो आपको मेंस्ट्रुएशन में पूछा जाता है, उससे एक सवाल यहाँ पे है। कह रहा 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले केंद्र O वाले वृत्त में एक समबाहु त्रिभुज ABC अंतर्निहित है। हम इसे आपको चाहें तो डायरेक्ट फार्मूले से बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम फिगर से दिखा दें, क्योंकि आप लोगों को आगे बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, ग्रुप डी और भी एग्ज़ाम्स, तो उसमें आपको ये काम देगा। कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या और केंद्र O वाले
केंद्र जब भी है यानी वृत्त कहीं ना कहीं बनाया गई। समबाहु त्रिभुज ABC अंतर्निहित है, मतलब एक समबाहु त्रिभुज जो है वो एक वृत्त के अंदर में बनाया गया, अंतर्निहित मतलब बनाया गया है, ठीक है। त्रिभुज का नाम है आपका AB और C। कह रहा है जो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या और केंद्र वाले, मतलब जो वृत्त का त्रिज्या है वो कितना आपका है 12 सेंटीमीटर है, यानी ये भी 12 होगा तो ये भी 12 होगा, तो आपका ये जो होगा ये भी आपका 12 होगा, ठीक है ना। तो कह रहा है त्रिभुज ABC की प्रत्येक भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगा, यानी ये जो भुजा है त्रिभुज का कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का जो भुजा होगा वो प्रत्येक का लंबाई कितना होगा। तो आप यहाँ से जब भी समबाहु त्रिभुज की भुजा का बात कर ले इस तरह के सवाल में, तो भुजा बराबर होता है r√3। तो r√3, तो r मतलब त्रिज्या कितना है आपका 12 और 12√3 यानी कितना हो जाएगा 12√3 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। 12√3 देखिए आपका आंसर है, ठीक है ना। तो ये फार्मूला हमेशा याद रखिएगा कि अगर एक वृत्त है और वृत्त के अंदर में एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है और वृत्त का त्रिज्या दिया गया है, तो समबाहु त्रिभुज का जो भुजा होगा वो कितना होगा r√3 होगा। बस सिंपल सा ये फार्मूले पे आधारित सवाल था। बढ़ते हैं आगे। 99 नंबर सवाल दोस्तों कह रहा है ये डिविजिबिलिटी वाले रूल पे आधारित है। कह रहा के का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे 7 अंकों वाली संख्या, जो ये संख्या दिया गया 7 अंकों की है, में के के स्थान पर रखने पे वह संख्या 12 से डिवाइड हो जाती है, यानी 12 से विभाजित होती है। अब यहाँ से दोस्तों जो संख्या है वो हम लिख लेते हैं। संख्या हमारे पास कितना है 51,032 के। कह रहा है इसको जो है ना 12 से हमको डिवाइड कर लें और डिवाइड करें तो पूरा पूरा कट जाए, तो जो के का मान है के के मान पे हमको क्या क्या रखना होगा कि 12 से डिवाइड करें तो पूरा पूरा हमारा विभाजित हो जाए। अब 12 से चलिए डिवाइड कीजिए, बहुत आसान सा तरीका हम बता रहे हैं। तो 12 चौ 48, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा 3 0, 12 दूना 24, 6 3, 12 पंच 60, जैसे भाग देते बस वैसे ही दिखना। फिर आ जाएगा 2, तो 12 दूनी 24, ठीक है। ये आपका बच जाएगा कितना 8। अब यहाँ पे 8 बचा तो के की जगह पे हम कितना रख दें कि हमारा जो है 12 से पूरा पूरा कट जाए। अगर ऑप्शन के हिसाब से हम चलें तो 8 अगर यहाँ पे हम रखें के की जगह पे, तो यहाँ पे भी हमको 8 रखना होगा। तो चले 8 रख के देखते हैं कटता या नहीं। तो 12 6 के 72 और 12 शते 84 लग जाएगा। तो 12 शते 84 लगेगा तो 4 बच जाएगा, ये तो कट जाएगा। अब फिर एक 8 जो है वो भी एक 8 आ जाएगा। तो 12 चौका 48 यानी 48, ये क्या हो गया कट गया। कब कटा जब के जगह पे आप कितना रख रहे हैं 8 रख रहे हैं, तो यानी के बराबर निकल जाएगा वैल्यू कितना मेरा 8, ठीक है ना। तो इस तरह से इस तरह के सवालों को हम सोल्व करते हैं। बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंट सवाल है, ये आपको कई तरह के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं बार बार। कह रहा गेहूँ के मूल्य में 20% कमी के कारण एक गृहिणी मतलब जो घर चलाती हैं औरतें लोग, वो 1200 रुपये में 4 केजी अधिक गेहूँ खरीद पाती है, तो प्रति केजी घटा हुआ मूल्य ज्ञात करें। कह रहा एक औरत जो है वो 1200 रुपये ले करके मार्केट गई। एकदम सिंपल सा मेरे लैंग्वेज में समझेंगे कि एक औरत 1200 रुपये ले करके मार्केट गई। वहाँ जाने के बाद पता चला है कि मूल्य जो है गेहूँ का वो 20% कम हो गया। तो 20% कम हो गया है यानी उसको कितना बच जाएगा, तो 20% कम हो यानी 20% बच जाएगा। तो 20% बच जाएगा यानी यहाँ से आप निकाल लें तो 12 दूना 24 यानी उसको 240 रुपये क्या हो गया बच गया। अब कह रहा है कि 240 रुपये जो बचा तो वो डिसाइड करती है कि हमको पैसे नहीं वापस करना या पैसे नहीं हमको बचाना है और इसमें जितना एक्स्ट्रा गेहूँ होगा वो हम ले लेंगे। तो कह रहा है 4 केजी अधिक गेहूँ खरीद पाती है, यानी जो 240 रुपये बचा बोला कि इसी में से हमको जितना गेहूँ होता है और दे दिए। तो कितना किलो गेहूँ और हो जा रहा है 4 किलो तो हो जा रहा है। तो इसको कैसे रुपये प्रति केजी पड़ रहा है 60 रुपये प्रति केजी। अब कब पड़ रहा है घटने के बाद, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा 2, 60 रुपये प्रति केजी घटा हुआ मूल्य, ठीक है। इसी में कई बार बोलता है कि जो घटने से पहले मूल्य था वो निकालें, तो वो भी हम किसी न किसी चैप्टर में जब हम पढ़ाएंगे प्रतिशत चैप्टर या प्रॉफिट एंड लॉस उसमें हम आपको बता देंगे। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे भी आपका बेसिक सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 108 और यहाँ पे नंबर सिस्टम से सवाल दिए गए हैं। कह रहा है कि 0.12 का रेकडिंग, यानी अगर इसको हम करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 12/99 माइनस 6/9 प्लस 3/9, ठीक है ना। चूँकि आप जानते हैं जितने संख्या पर रेकडिंग होता है उतने 9 नीचे आते हैं। तो इस तरह से हमने इस फॉर्मेट को चेंज कर लिया। अब अगर यहाँ से हम कर लें तो सबका एलसीएम जो हो जाएगा दोस्तों कितना होगा 99, तो 12 माइनस
9 को 11 से, तो 11 छः 66 प्लस 11 तेई 33। ठीक है, अब यहाँ से अगर कैलकुलेशन कर लें तो 12 33 कितना हो जाएगा, 35 10 45 और 66 में से घट जाएगा यानी 1 और ये कितना हो जाएगा 2 और किस में निकल जाएगा, माइनस में, तो -21/99। अब काट दिए, 3 से दोनों कट रहा है तो माइनस का 7 यानी 7 ते 21 और 33 तेई 99 यानी -7/33, -7/33 ही आपका आंसर है दोस्तों। ये बिल्कुल बेसिक सा सवाल था नंबर सिस्टम से। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी बेसिक सा सवाल एकदम दिया गया है। कह रहा है 109 सवाल कि यदि वृत्त का, किसी वृत्त का जो व्यास है यानी जो डी है वो दिया गया है कितना, 16 मीटर है, तो कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो डी अगर 16 मीटर है तो आर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो आर अगर 8 सेंटीमीटर हो गया तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या जानते हैं, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई नहीं तोड़ना है, जो कि आंसर जो है वो आपका पाई में ही है, आर स्क्वायर। तो आर कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर यानी 8 × 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चूँकि क्षेत्रफल होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा, और सेंटीमीटर में होगा तो, लेकिन यहाँ पे मीटर में है तो यहाँ पे आपको मीटर ही में लेके चलना। तो कितना आ जाएगा, 64 पाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये सवाल दोस्तों देखने में आपको आसान लग रहा होगा लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है। अब यहाँ पे देखेंगे कैसे करते इस तरह के सवाल को। कह रहा चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 19,360 और 3 वर्ष में 21,296 होता है। कह रहा है कि 2 वर्ष में आपका कितना हो जाता है, ये 19,360 और 3 वर्ष में ये कितना हो जाता है, 21,296। तो 3 वर्ष में इतना होता है, 2 वर्ष में इतना होता है, यानी एक घटा लेंगे तो 1 वर्ष में जो है वो कितना हो जाएगा, घटा लीजिए। तो 6 3 9 और 1 कितना आ जाएगा, 1 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा, 1936। तो 1 साल में अगर 1936 मिलता है ब्याज, तो 1 साल का जो ब्याज होता है वो अपने मूलधन का जितना प्रतिशत होता है दर कहलाता है। तो दर हमारा कितना हो जाएगा, 1 साल का ब्याज, तो 1 साल का ब्याज 1936, 1 साल का ब्याज अपने मूलधन का, तो जितना आपके पास पहले था किससे बढ़ा था, 19,360 से बढ़ करके हो गया था 21,296। तो 19,360 से बढ़ के हुआ था ना, तो 19,360 को नीचे रखेंगे। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो कितनी बार कट जाएगा, 10 बार। 0 से 0 ये कट जाएगा यानी कितना आ जाएगा, 10। तो आर का मान कितना आ गया, 10%। यहाँ पे आप साफ साफ लिख लिए कि आर का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 10%। अब यहाँ से कह रहा है कि समान धनराशि पर समान ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। मतलब जितना दर से पहले था, तो पहले 10% की दर से था, कितने वर्ष का, यानी टाइम दिया गया हमें 3 वर्ष का, तो इसका हमको साधारण ब्याज निकालना है। तो एसआई जो होता है, साधारण ब्याज जो होता है, R × T% ऑफ P, यानी R × T% ऑफ P, R × T यानी R × T करना होगा, यानी कितना, 10 30%, किसका, P का, यानी अपने मूलधन का। तो मूलधन अभी हमको नहीं पता है, लेकिन जितना भी मूलधन होगा उसका साधारण ब्याज कितना होगा, 33% होगा। अब हम मूलधन निकालते हैं। मूलधन कैसे निकलेगा, अब देखिएगा 2 वर्ष का यहाँ पे दिया गया था कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 19,360। तो हम अपने हिसाब से प्रतिशत में निकालते हैं कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज किस हिसाब से, चूँकि रेट था 10%, तो 10% के हिसाब से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो 21% होता है। ठीक है, 2 वर्ष के हिसाब से 10% के दर पे अगर लगाएंगे तो हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो 21% होगा। और 2 वर्ष के बाद बढ़ के कितना हो जाता है, 19,360। तो 21% चक्रवृद्धि ब्याज मिला, यानी धन बढ़ के यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा, 121% हो जाएगा धन बढ़ के। लेकिन यहाँ पे धन बढ़ के कितना हो जा रहा है, 19,360, यानी 121% का मान 19,360। तो 100% का मान निकाल देंगे तो किसका मान दे देगा, मूलधन का। तो 100% का मान निकाले 19,360 बटे 121 गुने 100। जब आप इसे निकालेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, तो ये जो आएगा आपका 16 बार कट जाएगा, 1 0 ये, तो 160 को 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1600। यानी मूलधन जो हमारा आ गया कितना आ गया, 1600। तो आपको निकालना है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज जितना भी मूलधन होगा उसका कितना, 33%। तो आप 1600 का 33% निकाल दें, 16,000 का 33% निकाल दीजिए। यही आपका क्या है, साधारण ब्याज है। तो इसको कट कर लीजिए,
सॉरी यहाँ पे एक चीज़ है 10 33, कैलकुलेशन यहाँ पे सही से कर लीजिएगा। हमने 33 हमने गलती से लिख दिया था, चूँकि R इंटू टी साधारण ब्याज जो होता है R इंटू टी, यानी 10 तेई 30 होगा। तो इसे भी आप 30 कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा 16 तेई 48 और 1 0 ये और 1 0 ये, यानी 00, यानी कितना आ जाएगा 4800 साधारण ब्याज। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो सवाल था, थोड़ा सा आपका 3 स्टेप इसमें करना था, तो उस हिसाब से थोड़ा सा लेंदी था। बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे दोस्तों देखें क्वेश्चन नंबर 120 आपका जो है वो आलेख यानी डायग्राम से क्वेश्चन दिया गया है। अब इसके लिए आपको सबसे पहले डायग्राम देखना होता है, उससे थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ता है, देखना पड़ता है। आपसे क्या कह रहा है कि वर्ष 2016 और 2020 में कुल मिलाकर आयात किए गए सौंदर्य प्रसाधनों की संख्या, सौंदर्य मतलब कॉस्मेटिक, तो कब कब का 2016 का 2020 का। तो अब यहाँ पे देखेंगे 2016 का 2020 का, तो कॉस्मेटिक वाले डाटा में आप देखें, कॉस्मेटिक वाला डाटा किसको शो कर रहा है, ग्रीन ट्रायंगल को। तो ग्रीन ट्रायंगल वाले पे ही सिर्फ फोकस करेंगे, कब का 2016 का 2020 का। तो ग्रीन ट्रायंगल 2016 में कितना शो कर रहा है 35, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 35, कब का हो गया 2016 का। फिर कब का कर रहा था 2020 का, तो 2020 का ग्रीन ट्रायंगल कितना शो कर रहा है 25, तो 25 लिख लिया। कुल मिलाकर मतलब दोनों का प्लस संख्या, यानी दोनों का संख्या कुल मिलाकर हमको इतना हो गया, तथा वर्ष 2018 और 2020 में कुल मिलाकर आयात किए गए खिलौनों की संख्या, खिलौने यानी टॉयज़ की संख्या, कब कब का 2018 का 2020 का। तो 2018 का टॉय का संख्या देखिए, यानी टॉय मतलब जो वर्ग आपका है रेड कलर में, वो 2018 में कितना शो कर रहा है 25, तो 25 प्लस कब का 2020 का, तो 2020 में टॉय कितना शो कर रहा है 20, तो 20 और क्या करा कुल मिलाकर, मतलब ये दोनों को भी जोड़ देना है। कुल मिलाकर आयात के खिलौने की संख्या का अनुपात कितना होगा, यानी इसका और इसका दोनों का क्या निकालना, आपका अनुपात निकालना। तो सिंपल सा है, 35 और 5 40 और 20 कितना हो जाएगा 60, और 25 और 20 कितना हो जाएगा 45, 15 चौका 60 और 15 तेही 45, यानी जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4:3, और 4:3 इसके करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम जितने सवाल हैं उस सारे सवाल को अपने बेस्ट तरीके से सोल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप लोगों को जो आने वाले एग्ज़ाम्स है जिसकी आप तैयारी करना चाहते हैं कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत सारे जो तरीके हैं वो यहाँ से सीखने को मिले और अपना जो स्कोर है वो आप अच्छा कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह का जो हमारा कंटेंट होता है उसको सीखने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में अगले तरीके के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।